स्वागत है आपका साइनो सिल्वर स्क्रीन पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आई साउथ कोरियन ज़ॉम्बी हॉरर सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड को। कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया की ह्योसान हाई स्कूल से। यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्योसान हाई स्कूल के कुछ लड़के एक लड़के को बहुत ही बेरहमी से पीट रहे हैं। ये लड़के स्कूल के बुलीज होते हैं, यानी वे लड़के जो अपने से कमजोर बच्चों को परेशान करते हैं। यहाँ पर इन बुलीज का एक लीडर भी होता है जिसका नाम होता है ग्वीनाम, और ये जिस लड़के को पीट रहे होते हैं उसका नाम होता है जिनसू। ग्वीनाम जिनसू को इतनी बेरहमी से मारता है कि एक समय जिनसू नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने के बाद जिनसू के बॉडी में कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद जिनसू अचानक अजीब तरीके से खड़ा होकर उन लड़कों पर वापस अटैक कर देता है। लड़ाई में ये लड़के जिनसू को छत से नीचे फेंक देते हैं। जिनसू के छत से नीचे गिरने के बाद अब अगले सीन में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर जिनसू एडमिट था। जिनसू के डैड ली उससे मिलने हॉस्पिटल आते हैं। ली उसी ह्योसान हाई स्कूल में साइंस टीचर हैं जहां पर जिनसू पढ़ता था। जिनसू इमरजेंसी वार्ड में भर्ती था, इसलिए किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन ली हॉस्पिटल में किसी को भी पता नहीं चलने देता और जिनसू से मिलने पहुंच जाता है। ली के चेहरे पर एक अजीब सा डर और चिंता दिखाई दे रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बात का बहुत ज्यादा डर लग रहा हो। अब ली जब जिनसू से मिलता है तो जिनसू वहाँ पर काफी अग्रेसिवली बिहेव करता है। वो ली को कहता है कि डैड मैं उन लड़कों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर ली उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन जिनसू अब पहले से और ज्यादा अग्रेसिव हो चुका था। वो ली को कहता है कि डैड मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा, और फिर अचानक वो एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगता है। यह सब देखकर ली पास में पड़ी बाइबल से जिनसू के सिर पर वार करके उसे मार डालता है। ली को लगता है कि जिनसू मर चुका है, लेकिन जब वो जिनसू की बॉडी को एक सूटकेस में बंद करके हॉस्पिटल से ले जाने लगता है तभी रास्ते में वो गिर जाता है और जिनसू का हाथ सूटकेस से बाहर आ जाता है। अब ली जैसे ही उसके हाथ को पकड़कर उसका घाव देखता है तभी जिनसू उसे टाइटली वापस पकड़ लेता है, यानी कि जिनसू अभी भी मरा नहीं था। अब अगले सीन में हम ह्योसान हाई स्कूल को देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे सफाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम हेंजू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सफाई के दौरान साइंस लैब में सो गई थी। अब जब हेंजू नींद से उठती हैं तो वो देखती हैं कि उसके साथी उसे छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए वह भी वहाँ से उठकर जाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक उसे लैब के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। अब जब वो लैब के अंदर जाती हैं तो वो देखती हैं कि ये आवाजें एक मेटल बॉक्स के अंदर से आ रही होती हैं। वो जब उस मेटल बॉक्स को उठाकर देखती हैं तो वो देखती हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक चूहा कैद था। वो उस चूहे को अपने पास बुलाने के लिए अपनी उंगली उस बॉक्स में डालती है। इस पर वो चूहा उसे काट लेता है। तभी वहाँ पर स्कूल के साइंस टीचर ली आ जाते हैं। ली पूछते हैं कि क्या हुआ। इस पर वो कहती हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, चूहे ने मुझे काट लिया है, और इतना कहकर वो बाहर जाने लगती हैं। लेकिन तभी ली उसे वापस अंदर खींच लेते हैं। इसके बाद हमें कहानी के दूसरे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यहाँ पर हम सबसे पहले च्योंगसान और ग्यंगसू को देखते हैं। च्योंगसान और ग्यंगसू दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। च्योंगसान की मॉम ने हाल ही में एक नया रेस्टोरेंट खोला था, इसलिए वह ग्यंगसू को अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है। ये दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ओंजो और आइसोक भी आ जाते हैं। ओंजो च्योंगसान के घर के पास ही रहती थी और वे दोनों बचपन से ही एक साथ पढ़े थे, इसलिए दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। ओंजो च्योंगसान को बताती हैं कि उसकी मॉम ने उन दोनों को भी अपने नए रेस्टोरेंट में बुलाया है। अब ये चारों रात को च्योंगसान के मॉम के रेस्टोरेंट जाते हैं। यहाँ पर खाना खाते खाते ये लोग मिस्टर ली की बातें करने लगते हैं। ये लोग बात करते हैं कि मिस्टर ली अपने बेटे जिनसू के गायब होने के बाद से ही काफी अजीब व्यवहार करने लगे हैं और उनकी बॉडी से हर समय एक सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आती है। दरअसल उस दिन लड़ाई के बाद ली ने खुद ही जिनसू को हॉस्पिटल से गायब कर दिया था और ये लोग उसी बारे में बात कर रहे थे। अब इसके बाद ये लोग डिनर करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में ओंजो च्योंगसान से पूछती हैं कि उसके बाल कैसे लग रहे हैं। इस पर च्योंगसान उसे पागल कहता है। ये सुनकर ओंजो उसे लात मारकर वहाँ से निकल जाती हैं। अब अगले दिन सुबह एक बार फिर हम ह्योसान हाई स्कूल को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ एक तरफ सभी बच्चे अपने अपने क्लासरूम में जा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्वीनाम जो कि स्कूल का एक बुली था, वह यूंजी और उसके एक दोस्त को हरेस कर रहे थे। ग्वीनाम और उसके साथी यूंजी से उसके कपड़े उतरवाते हैं और उसका एक वीडियो बना लेते हैं। ये लोग उन दोनों को परेशान कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सुयोग आ जाता है। दरअसल पहले सुयोग भी इन्हीं लड़कों के साथ रहता था, लेकिन अब वह बदल चुका था। वह इंजू और उसके दोस्त को वहाँ से छुड़ा कर ले जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से ग्वीनाम कहता है कि अगर वह दोनों वहाँ से गए तो वो उसका वीडियो लीक कर देगा। इस पर युंजू और उसका दोस्त सुयोग के साथ नहीं जाते और वहीं पर रुक जाते हैं। अब ग्वीनाम उन दोनों को वापस परेशान करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि क्लास में जाते वक्त ओंजू सुयोग को लंच टाइम में मिलने के लिए बोलती है। दरअसल ओंजू सुयोग को पसंद करती थी और ये बात वो काफी समय से उसे कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी, और यही कारण था कि वो उसे लंच टाइम पर मिलने के लिए बुलाती हैं। इसके बाद क्लास में हम नायोन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ग्यंगसू से लड़ने लगती है। नायोन काफी सेल्फिश और एरोगेंट थी, इसलिए वो क्लास में हर किसी से लड़ती रहती थी। अब क्लास टीचर मिस पार्क क्लास में आती हैं और पहले सभी स्टूडेंट के फोन कलेक्ट करती हैं और फिर उनसे ह्वेंजू के बारे में पूछती हैं। ह्वेंजू वही लड़की है जिसे साइंस टीचर ली ने किडनैप कर लिया था।
मिस पार्क के पूछने पर क्लास के सभी बच्चे कहते हैं कि उन्होंने हेंजू को नहीं देखा, लेकिन तभी एक लड़का उन्हें कहता है कि उसने हेंजू को आखिरी बार साइंस लैब में देखा था। इस पर मिस पार्क साइंस लैब में जाती हैं, जहां पर उसे साइंस टीचर ली मिलते हैं। वह ली से हेंजू के बारे में पूछती हैं, लेकिन ली उनसे कहते हैं कि वे हेंजू के बारे में कुछ भी नहीं जानते और उन्हें क्लास के लिए लेट भी हो रहा है। इस पर मिस पार्क वहां से चली जाती हैं और ली वापस लैब में आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ली ने हेंजू को लैब के अंदर ही कैद कर रखा है। लैब में वापस आकर ली अपने लैपटॉप में एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने संक्रमण से निपटने के लिए हेंजू को बेंजोडियाजेपिन का एक इंजेक्शन भी दिया है, लेकिन ये इंजेक्शन भी इन्फेक्शन को सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए स्लो कर पा रहा है। इन्फेक्शन को पूरी तरह रोकने में ये भी नाकाम है। इसके बाद मिस्टर ली हेंजू को एक और इंजेक्शन देते हैं, जिससे उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो तड़पने लगती है। ये देखकर ली थोड़े परेशान भी होते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर ली हेंजू को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि वे उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और हेंजू गलती से उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गई थी और अब वे उसे वापस ठीक भी करना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। अब इसके बाद हम एक क्लासरूम को देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर ली पढ़ा रहे थे। वहाँ पर ग्विनाम हेंजू को परेशान कर रहा था। यहाँ पर जब एक बच्चा मिस्टर ली को वायरस के बारे में पूछता है तो वे बताते हैं कि वायरस किसी होस्ट पर डिपेंड नहीं करते। कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो इंडिपेंडेंटली ग्रो करते हैं और किसी के भी बॉडी और दिमाग पर अपना कब्जा कर सकते हैं। मिस्टर ली जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तभी उनके पीछे लैब में बंद हेंजू काफी अग्रेसिव हो जाती हैं और लैब से छूटकर भाग जाती हैं। इसके बाद हेंजू सीधे मिस पार्क की क्लास में जाती हैं। हेंजू को हालत काफी खराब थी, इसलिए मिस पार्क सुयोक और ओंजो के साथ मिलकर हेंजू को स्कूल डॉक्टर के पास ले जाती हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले हेंजू मिस पार्क को बताती हैं कि मिस्टर ली ने उसे लैब में कैद कर रखा था और उन्होंने उसे कुछ इंजेक्शन भी दिए थे। अब ये लोग जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर हिसू नाम की एक लड़की भी आई हुई थी, जिसके पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन हेंजू की हालत देखकर वो वहाँ से चली जाती हैं। अब स्कूल डॉक्टर जब हेंजू का टेम्परेचर चेक करती हैं तो वो देखती हैं कि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो चुका था। डॉक्टर को लगा कि हेंजू को हाइपोथर्मिया हो गया है, इसलिए वो इसे एक इंजेक्शन भी देती हैं। इंजेक्शन देते वक्त हेंजू डॉक्टर को काट लेती हैं और ओंजो को भी हल्की फुल्की चोट लग जाती है। हेंजू की हालत काफी खराब हो रही थी, इसलिए वे लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं और हेंजू को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। यहाँ पर जो लोग एम्बुलेंस में आए थे उनमें ओंजो के पिता भी होते हैं। ओंजो के पिता एक फायर फाइटर थे। ओंजो पढ़ने में कमजोर थी, लेकिन बावजूद इसके ओंजो के पिता उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उन्हें ओंजो की बहुत ज्यादा फिक्र भी थी। इसलिए हेंजू की हालत देखकर वह ओंजो को कहते हैं कि अगर उसे किसी भी तरह की जरूरत हो तो उन्हें फोन कर सकती हैं। इसके बाद ओंजो और सुयोक दोनों क्लास में जाने लगते हैं। यहाँ पर सुयोक उससे पूछता है कि वह उससे लंच टाइम में क्यों मिलना चाहती थी। इस पर वो कहती है कि वो उसे पसंद करती हैं और वह उसके साथ लंच पर जाना चाहती हैं। इस पर सुयोक उससे कहता है कि तुम तो च्योंगसान को डेट करती हो, फिर तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहती हो। इसके जवाब में ओंजो उसे बताती है कि वह और च्योंगसान तो सिर्फ दोस्त हैं, उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी दौरान च्योंगसान भी वहाँ पर आ जाता है और वह उससे उसकी चोट के बारे में पूछता है, लेकिन ओंजो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। च्योंगसान और सुयोक भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं। हेंजू के साथ हुए इस इंसिडेंट के बाद मिस पार्क और बाकी सभी टीचर्स ली के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। इस पर ली उनसे कहता है कि उन्हें हेंजू को हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए था, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मिस पार्क बाकी टीचर्स से कहती हैं कि उन्हें ली के बारे में पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल स्कूल की रेपुटेशन के लिए उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं। ये लोग इस बात पर बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं और ली को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लंच टाइम में स्कूल कैंटीन में ओंजो अपनी दोस्त आइसोक को बताती है कि वह सुयोक को डेट करना चाहती है, लेकिन उसने अभी तक इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। इस पर आइसोक उसे सजेस्ट करती है कि उसे इस बारे में च्योंगसून से बात करनी चाहिए। च्योंगसान सुयोक का दोस्त है, इसलिए वह जानता होगा कि वो उसे पसंद करता है या नहीं। एक तरफ जहां ओंजो को सुयोक पसंद था, वही सुयोक स्कूल प्रेसिडेंट नामरा को पसंद करता था। सुयोक ने उससे कई बार बात करने की कोशिश भी की, लेकिन नामरा बहुत कम बोलती थी और पूरे दिन बस पढ़ाई करती रहती थी, इसलिए वो उससे ज्यादा बात नहीं कर पाता था। उधर लंच टाइम के दौरान हेंजू का इलाज करने वाली स्कूल टीचर की बॉडी में अचानक कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। उसकी हालत काफी खराब हो रही थी और वह बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर 2 लड़के उसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक वो डॉक्टर उन दोनों में से एक लड़के पर अटैक कर देती है और उसे काट लेती है। डॉक्टर के काटते ही वो लड़का सिर्फ कुछ ही मिनटों में एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद वह स्कूल के बाकी बच्चों को भी काटना शुरू कर देता है और धीरे धीरे स्कूल के कई बच्चे ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूल की छत पर हम यूंजी को देखते हैं। यूंजी वही लड़की है जिसे बुलीज ने परेशान किया था और उसका एक गलत वीडियो भी बनाया था। यूंजी परेशान होकर छत से सुसाइड करने वाली थी कि तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूंजी नहीं रुकती और वह कूदने वाली होती है कि तभी वह देखती है स्कूल की बिल्डिंग से कई स्टूडेंट खिड़कियां तोड़कर नीचे गिर रहे हैं। यह देखकर वह रुक जाती है और नीचे उतर जाती है। दरअसल स्कूल में काफी सारे बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके थे, इसलिए वे अपनी बॉडी पर कंट्रोल भी खो चुके थे, जिस कारण वे खिड़कियों से नीचे गिर रहे थे।
दूसरी तरफ कैंटीन में ओंजो च्योंगसान को बताती हैं कि वह सुयोक को काफी पसंद करती हैं। ये सुनकर च्योंगसान काफी उदास हो जाता है। हालांकि च्योंगसान ने ओंजो को ये कभी नहीं दिखाया कि वो उसे पसंद करता था, लेकिन फिर भी मन ही मन वो उसे अच्छी लगती थी। च्योंगसान को बताकर ओंजो वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी कैंटीन पर कुछ ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। किसी को कुछ समझ आता है इससे पहले ही कई स्टूडेंट उन ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाते हैं। कैंटीन में अफरा तफरी मच जाती है और एक ज़ॉम्बी ओंजो पर भी अटैक कर देता है और इसी सीन के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्कूल में ज़ॉम्बी अटैक से बेखबर प्रिंसिपल टीचर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उन्हें कहते हैं कि स्कूल में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में बाहर पता नहीं चलना चाहिए। मिस पार्क को स्कूल में चल रहे इन खतरनाक हालात के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल गया था, इसलिए वो एक अनाउंसमेंट करने के लिए ऊपर ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि एक ज़ॉम्बी ने एक टीचर पर अटैक कर दिया है। वही ज़ॉम्बी मिस पार्क पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ कैंटीन में जब ज़ॉम्बी ओंजो पर अटैक करते हैं तो च्योंगसान वहाँ पर भाग कर आता है और ओंजो को बचा लेता है। उस वक्त स्कूल का बुली लीडर ग्विनाम भी कैंटीन में ही था। वह किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचकर एक बेंच के नीचे छिप जाता है। ओंजो, च्योंगसान और कुछ स्टूडेंट्स एक लड़की की मदद से कैंटीन से निकलते हैं। बाहर निकलने पर ये देखते हैं कि बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज हैं। वे दोनों स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हर तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। वे दोनों बचकर किसी तरह स्कूल की ऊपरी बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ज़ॉम्बीज उन दोनों पर अटैक करते हैं, लेकिन वे उनसे भागकर एक ऐसे क्लासरूम में छिप जाते हैं जहाँ पर कई सारे दूसरे स्टूडेंट भी छुपे हुए थे। सुयोक और क्लास प्रेसिडेंट नामरा भी किसी तरह वहाँ आ जाते हैं। ये सभी बच्चे इस क्लासरूम में सुरक्षित थे। दूसरी तरफ जाई एक नाम का एक पुलिस डिटेक्टिव ली से पूछताछ करता है। यहाँ पर उस डिटेक्टिव को पता चलता है कि ली ने यूएसए से सेल बायोलॉजी में पीएचडी कर रखी थी और बाद में वो कोरिया लौट आया, जहाँ पर उसने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी काम किया, लेकिन फिर उसने वो काम छोड़कर पढ़ाना शुरू कर दिया। वह डिटेक्टिव उससे ह्योंजू के बारे में बात करते हुए ये पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। इस पर ली उसे बताता है कि यह सब उसने अपने बेटे जिंसू के लिए किया था। उसके बेटे जिंसू को स्कूल में कुछ बदमाश लड़के बहुत ज्यादा परेशान करते थे, जिससे परेशान होकर उसने एक बार सुसाइड करने की कोशिश भी की। उसने ये बात पुलिस और स्कूल अथॉरिटी को भी बताई, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वह चाहता था कि उसका बेटा भी दूसरे बच्चों की तरह उन बदमाश लड़कों का बहादुरी से सामना करे, लेकिन जब काफी कोशिशों के बाद भी उन बदमाश लड़कों ने उसे परेशान करना नहीं छोड़ा, तो उसने तय किया कि वह अपने बेटे को बहादुर बनाकर रहेगा। इसके बाद वह एक वायरस बनाता है और उसे अपने बेटे के बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। इस वायरस को इंजेक्ट करने के बाद उसे लगा कि अब उसका बेटा भी बहादुर बन जाएगा, लेकिन उसका ये एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ जाता है और उसका बेटा एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। वह अपनी माँ को भी काट लेता है, जिस कारण वह भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। ली ने अपने बेटे और अपनी पत्नी को घर में कैद कर रखा था। अब ली आगे कहता है कि उन लोगों ने हेंजू को हॉस्पिटल पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती की, अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरुआत में ली को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं होता और उसे लगता है कि दुनिया ने उसके साथ गलत किया है, इसलिए वो इसी लायक है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेंजू को जब हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो वो वहाँ पर एक नर्स को काट लेती है, जिससे ये वायरस हॉस्पिटल में भी फैल जाता है। स्कूल में ज़ॉम्बीज आतंक मचा रहे थे। अब जिस क्लासरूम में सभी बच्चे इकट्ठा हुए थे वहाँ पर उन्हें एक फोन मिल जाता है। वे उस फोन से पुलिस को कॉल करते हैं और उन्हें स्कूल पर हुए ज़ॉम्बी अटैक के बारे में बताते हैं। पहले तो पुलिस वाले उनकी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन बाद में जब उन्हें हॉस्पिटल से भी कॉल आता है तो इन्हें यकीन हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। ओंजू के पिता फायर डिपार्टमेंट में काम करते थे, इसलिए वो फायर डिपार्टमेंट में फोन करके भी हेल्प मांगती है। अब वहाँ पर नायोन, गेंगसू और क्लास प्रेसिडेंट नामरा लड़ने लगते हैं, लेकिन ये लोग किसी तरह बीच बचाव करके उन लोगों को चुप करवाते हैं। ये लोग जब लड़ रहे होते हैं तभी इनका स्पोर्ट्स टीचर क्लास में घुस जाता है। पहले तो उन लोगों को लगा कि वह नॉर्मल है, लेकिन बाद में आइसोक देखती है कि उसके हाथ पर भी काटने का निशान था। इस पर आइसोक उससे बाहर जाने को कहती है, लेकिन वो टीचर उन्हें समझाता है कि उसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, बल्कि वो तो बस एक नॉर्मल खरोच है। लेकिन बाद में अचानक वो टीचर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पर मौजूद एक लड़के और लड़की को काट लेता है। इसके बाद ये लोग उस रूम से निकलकर ज़ॉम्बीज से बचते हुए साइंस लैब में जाकर छुप जाते हैं। यहाँ पर आकर ये लोग खिड़कियों और दरवाजों को टेबल और कुर्सियों से बंद कर देते हैं। नायोन यहाँ पर ओंजो से फोन के बारे में पूछती है। इस पर वह कहती है कि भागते वक्त उसके हाथों से फोन गिर गया और कहीं खो गया। इस पर नायोन ओंजो पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वह ओंजो और गेंगसू से लड़ने लगती है। वह गेंगसू से कहती है कि तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया था, इसलिए आज हम मरते मरते बचे। तभी ओंजो सुयोक के बारे में पूछती है, लेकिन सुयोक बाहर ही रह गया था, इसलिए उसे लगा कि सुयोक मर चुका है। वहीं दूसरी तरफ ग्विनाम भी कैंटीन में एक टेबल के नीचे छुप कर बैठा था, इसलिए वह भी सुरक्षित था और मिस पार्क भी ब्रॉडकास्टिंग रूम में छुप गई थी। अब मिस पार्क ब्रॉडकास्टिंग रूम से एक अनाउंसमेंट करती है, जिसमें वह कहती हैं कि सभी सुरक्षित रहे। इसके बाद अगले सीन में हम ह्यूसान हाई स्कूल के एक फीमेल टॉयलेट को देखते हैं। यहाँ पर एक लड़का और दो लड़कियां छुपी हुई होती हैं।
ये तीनों स्कूल के सीनियर्स थे। तभी इन तीनों में से एक लड़की अचानक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद दूसरी लड़की उसे मार देती है। ये लोग अपने आप को यहाँ पर बचा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर स्कूल के ही 2 जूनियर स्टूडेंट्स जो कि एथलीट थे और आर्चरी कंपटीशन में भाग लेते थे आ जाते हैं। अब ये चारों यहाँ पर टॉयलेट में छिप जाते हैं। वही साइंस लैब में आइसोक, ओंजो और सुयोक के बारे में च्योंगसान से बात करती है, लेकिन च्योंगसान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद आइसोक ओंजू के पास आती है और उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, सुयोक को कुछ भी नहीं होगा। साथ ही वह ये भी कहती हैं कि मुझे लगता है कि च्योंगसान भी तुम्हें पसंद करता है, लेकिन ओंजो उसकी बात पर यकीन नहीं करती। अब ये लोग यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी आइसोक के नाक से खून आने लगता है। दरअसल जब वे लोग बाहर ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे तब एक ज़ॉम्बी ने आइसोक को भी काट लिया था, लेकिन आइसोक कहती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि कुछ ही देर में आइसोक एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगती है और वो ओंजो पर अटैक कर देती है, लेकिन च्योंगसान बीच में आकर उसे खिड़की से धक्का दे देता है, जिससे आइसोक नीचे गिर जाती है। ओंजो आइसोक को गिरने से बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन च्योंगसान उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। आइसोक के नीचे गिरने के बाद ओंजो को बहुत बड़ा धक्का लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुयोक अभी भी जिंदा है और वह एक दूसरे रूम में छुपा हुआ था। हालांकि उसके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। अब जिस रूम में बाकी बच्चे छुपे हुए थे उसके खिड़की और दरवाजे लगभग टूट चुके थे और ज़ॉम्बीज कभी भी अंदर घुस सकते थे, इसलिए वे लोग एक फायर एक्सटिंग्विशर के पाइप का इस्तेमाल करके नीचे जाने का प्लान बनाते हैं। ये लोग इस पाइप को नीचे फेंक देते हैं और इसे इस तरह बांधते हैं कि इसमें पैर रखे जा सके, और इसके बाद गैंगसू सबसे पहले नीचे जाता है ताकि वह किसी खाली रूम को ढूंढ सके। यहाँ पर 1-2 रूम नीचे जाने के बाद गैंगसू देखता है कि ब्रॉडकास्टिंग रूम खाली था और उसमें सिर्फ मिस पार्क थी। गैंगसू का इशारा करने के बाद सभी लोग नीचे आने लगते हैं। आखिर में जाते जाते साइंस लैब में सिर्फ च्योंगसान ही बचते हैं। ओंजो के जाने के बाद अब च्योंगसान को नीचे जाने की बारी आती है, लेकिन तभी पीछे से ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ देते हैं। च्योंगसान खिड़की पर बैठा होता है, तभी एक ज़ॉम्बी दौड़ता हुआ च्योंगसान की तरफ आता है और च्योंगसान के साथ खिड़की से नीचे की ओर कूद जाता है। यहाँ पर च्योंगसान हमें खिड़की से गिरता हुआ दिखाई देता है और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत मिस्टर ली और उस पुलिस ऑफिसर के साथ होती है। वहाँ पर वो पुलिस वाला ली से उस वायरस के बारे में और पूछताछ कर रहा होता है। इस पर ली उससे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम सब मारे जाएंगे। इसके बाद आगे हम वापस सुयोक को देखते हैं। सुयोक ज़ॉम्बी से बचकर किसी तरह एक रूम की खिड़की तक पहुंच जाता है। यहाँ पर वो च्योंगसान को खिड़की से गिरता हुआ देखता है। यहाँ पर पहले तो उसे लगता है कि च्योंगसान नीचे गिर जाएगा, लेकिन च्योंगसान नीचे नहीं गिरता और वो रस्सी पकड़ लेता है। गिरते वक्त एक ज़ॉम्बी ने च्योंगसान के पैर पकड़ लिए थे, इसलिए सुयोक उसे बचाने के लिए दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, जिससे सुयोक वहां से कूद जाता है और च्योंगसान को पकड़ लेता है। अब च्योंगसान को पकड़कर वह च्योंगसान के पैर से लटके हुए ज़ॉम्बी को लात मारता है, जिससे वो ज़ॉम्बी भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद ये दोनों किसी तरह नीचे उतरते हैं और ब्रॉडकास्टिंग रूम तक पहुंचते हैं। ओंजो सुयोक और च्योंगसान को देखकर खुश होती है। अब ये सभी सुरक्षित थे, लेकिन तभी नायोन एक बार फिर गैंगसू से लड़ने लगती है। मिस पार्क इन दोनों को शांत करवाती है और फिर ये लोग उस रूम में बड़े कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट पर बाहर के हालात देखने लगते हैं। अब आगे हम योसान हाई स्कूल की एक लड़की हिसू को देखते हैं। हिसू प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसके पेट में दर्द हो रहा था, इस कारण वह स्कूल से पहले ही निकल गई थी। अब यहाँ पर हिसू एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद हिसू उस बच्चे को बाथरूम में छोड़कर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन हिसू जैसे ही बाहर आती है तभी एक अनबैलेंस कार उसकी तरफ आती है और वो मरते मरते बचती है। इसके बाद वो देखती है कि उस कार से कुछ ज़ॉम्बीज नीचे उतरे हैं और वो सभी को अपना शिकार बना रहे हैं। यह देखकर वो काफी डर जाती है और फिर भागती हुई अपने बच्चे के पास जाती है और उसे उठाकर वहां से भागने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में बचे हुए सभी लोग कंप्यूटर खोलकर फेसबुक पर ज़ॉम्बीज की वीडियो देखना शुरू करते हैं। ये लोग वीडियो देख ही रहे होते हैं कि तभी इन लोगों द्वारा अटकाई हुई पाइप से खिड़की टूट जाती है और एक ज़ॉम्बी वहां से लटकने लगता है। गैंगसू और च्योंगसान उस ज़ॉम्बी को खिड़की से दूर करने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में गलती से च्योंगसान से गैंगसू के नाक पर लग जाती हैं। इससे उसके नाक से खून आने लगता है। इसके बाद गैंगसू एक डेस्कटॉप उठाकर उस ज़ॉम्बी पर दे मारता है, जिससे वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और वे लोग बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गैंगसू के नाक से खून आ रहा था, इसलिए उन लोगों को लगा कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वह भी अब बहुत जल्द ज़ॉम्बी बनने वाला है। इसके बाद वे लोग देखते हैं कि गैंगसू के हाथ पर एक चोट का निशान भी था, लेकिन गैंगसू उन लोगों को कहता है कि ये चोट का निशान उसे डेस्कटॉप उठाते समय लगा था, उसे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है। थोड़ी देर की बहस के बाद सभी बच्चों को यकीन हो जाता है कि गैंगसू सच बोल रहा है, लेकिन नायोन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वह फिर से उससे लड़ना शुरू कर देती है। अब गैंगसू उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग रूम में ही मौजूद रिकॉर्डिंग रूम में चला जाता है और उनसे कहता है कि वह अगले 1 घंटे तक इसी कमरे में बैठा रहने वाला है और अगर इस दौरान वह ज़ॉम्बी बन जाए तो वे लोग उसे वहीं बंद कर दे, लेकिन अगर वो ज़ॉम्बी नहीं बनता है तो नायोन उससे माफी मांगेगी। नायोन के हाँ कहने पर गैंगसू उस कमरे में चला जाता है। अब अगले सीन में हम ओंजो के पापा सोजू को देखते हैं। सोजू एक सीनियर फायर फाइटर थे, इसलिए सोजू को एक पॉलिटिशियन को बचाने के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर इन लोगों ने एक ज़ॉम्बी को भी कैद कर रखा था। सोजू और उसके दूसरे साथी किसी तरह उस ज़ॉम्बी को एक चेयर से बांध देते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम ग्यूनाम को देखते हैं।
जो अब भी कैंटीन में एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था। उसके साथ एक दूसरा लड़का भी छुपा हुआ था, लेकिन वो उस लड़के को चाकू लाने के लिए टेबल से बाहर की ओर धक्का दे देता है और इसी कोशिश के चक्कर में ज़ॉम्बीज़ को उन दोनों के बारे में पता चल जाता है। वहाँ पर एक महिला छुपी हुई होती है जो ग्विनाम को अपने साथ छुपने के लिए बुलाती है, लेकिन ग्विनाम इतना बुरा था कि वो उस महिला को निकालकर ज़ॉम्बीज़ के सामने फेंक देता है। अब इसके बाद हम स्कूल में फंसे हुए उन बच्चों को देखते हैं। यहाँ पर च्योंगसान गैंगसू को स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहता है। वही दूसरी तरफ सिटी में अब तक ज़ॉम्बीज़ इतने ज्यादा नहीं फैले थे, इसलिए च्योंगसान की माँ को जैसे ही योसान हाई स्कूल के आउटब्रेक के बारे में पता चलता है तो वह स्कूल में फोन करती है, लेकिन जब कोई उसका फोन नहीं उठाता तो वो खुद ही स्कूल की तरफ निकल जाती है। अगले सीन में हम योसान सिटी का एक एरियल व्यू देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ को सिटी में फैलने से रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ये पुलिस वाले च्योंगसान की माँ को आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। इस पर वह दूसरे रास्ते से स्कूल जाने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि च्योंगसान सभी को कहता है कि गैंगसू को अंदर बैठे बैठे आधे घंटे से भी ज्यादा हो चुका है, इसलिए नायोन को उससे माफी मांग लेनी चाहिए और गैंगसू को भी बाहर आ जाना चाहिए। इस पर मिस पार्क नायोन को माफी मांगने कहती है। नायोन अंदर जाती है और गैंगसू से काफी अच्छे से बात करती है और अपने रुमाल से उसके जख्म भी साफ करती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है और वह उससे फिर लड़ने लगती है। दरअसल नायोन ने गैंगसू से सिर्फ इसलिए अच्छे से बात की थी ताकि वह अपने रुमाल पर लगे हुए ज़ॉम्बी ब्लड को उसकी चोट पर लगा दे और वह ज़ॉम्बी बन जाए। गैंगसू और नायोन झगड़ते झगड़ते रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर मिस पार्क नायोन को सॉरी बोलने को कहती है, लेकिन वह अब भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। वो कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, गैंगसू को ज़ॉम्बी ने ही काटा था और वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला है। कुछ ही देर में उसकी बात सच हो जाती है और गैंगसू एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगता है। च्योंगसान और गैंगसू दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए च्योंगसान को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन बाद में जब गैंगसू ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होता है तो च्योंगसान खिड़की पर बैठ जाता है और उसे अपने पास बुलाता है। इसके बाद वो उसे नीचे फेंक देता है। खिड़की से नीचे गिरने के बाद गैंगसू भी दूसरे ज़ॉम्बीज़ के साथ मिल जाता है। आगे हम हिस्सू को देखते हैं। हिस्सू अपने बच्चे को लेकर एक गली में भाग रही होती है। उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में जाकर अपने बच्चे को वहां पर लिटा देती है और खुद को रस्सी से बांध देती है। कुछ ही देर में वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है, लेकिन उसके हाथ रस्सी से बंधे होने के कारण वो उसका बच्चा सेफ था। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग रूम में क्लास प्रेसिडेंट नामरा नायोन को थप्पड़ मारती है और सभी को बताती है कि नायोन ने ही अपने रुमाल पर ज़ॉम्बी ब्लड लगाकर गैंगसू को इन्फेक्ट किया था। यह सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी उसे कातिल कहने लगते हैं। परेशान होकर नायोन रूम से बाहर चली जाती है। मिस पार्क भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे रूम से बाहर चली जाती है। अब यहाँ पर इन दोनों के रूम से निकलते ही इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत एक यूट्यूब ब्लॉगर के साथ होती है। इस यूट्यूबर को टीवी पर बताई जा रही खबरों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह खुद योसान जाकर वहाँ के हालात को अपनी आंखों से देखना चाहता था और साथ ही वह अपने चैनल को ग्रो भी करना चाहता था। इसलिए वह अपने चैनल पर लाइव होकर एक पहाड़ से होता हुआ योसान पहुंचता है। यहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए उसे काफी डर लगता है, लेकिन फिर भी वह अपना लाइव बंद नहीं करता है। अब आगे हम च्योंगसान की माँ को देखते हैं, जो ज़ॉम्बीज़ से बचते बचाते किसी तरह स्कूल ग्राउंड तक पहुंच जाती है। यहाँ पर उसे गैंगसू दिखता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि गैंगसू एक ज़ॉम्बी बन चुका था, इसलिए वो उसे अपने पास बुलाती है। स्कूल में हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ थे, इसलिए वे उस पर अटैक कर देते हैं और उसे भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ ब्रॉडकास्टिंग रूम में बंद सभी बच्चे मिस पार्क और नायोन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि हमने अभी तक उनकी चीखें नहीं सुनी, इसलिए शायद वे दोनों अभी तक जिंदा हैं। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी शियोक इन लोगों को बीच में टोकते हुए पूछता है कि क्या किसी को टॉयलेट जाना है, जिस पर वे सभी कहते हैं कि जाना तो सभी को है, लेकिन जाएंगे कैसे। वहीं हम छत पर युंजी और उसके दोस्त को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। कुछ इसी तरह का हाल टॉयलेट में बंद उन चारों का भी होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनमें जो आर्चरी वाली लड़की थी उसका भाई भी इसी स्कूल में पढ़ता था और उसे पूरा यकीन था कि उसका भाई अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ ब्रॉडकास्टिंग रूम में ओंजो उन सभी को बताता है कि उसके पिता ने उसको सिखाया था कि इमरजेंसी के समय टेम्पररी वॉशरूम कैसे बनाते हैं। इसके बाद वे सभी लोग वहीं पर बड़ी कुछ चीजों से एक टेम्पररी वॉशरूम बनाने में कामयाब रहते हैं। दूसरी तरफ हम ओंजो के डैड सोजो को देखते हैं। सोजो वहाँ पर बैठी पॉलिटिशियन से कहता है कि उसे अपनी बेटी को बचाने जाना है, इसलिए अब वो वहाँ पर और ज्यादा नहीं रुक सकता। इस पर वह पॉलिटिशियन उसे रोकने के लिए उसे इमोशनली कन्विंस करने लगती है और वो इसमें कामयाब भी रहती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये नाम किसी तरह ज़ॉम्बीज़ से बचता बचाता एक रूम में पहुंच जाता है, लेकिन इस रूम में काफी सारे ज़ॉम्बीज़ बंद थे। उसके पास चाकू था, इसलिए वह एक एक करके इन सभी ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है। इसी रूम में स्कूल का प्रिंसिपल भी छुपा हुआ था। आगे हम ली और उस पुलिस वाले को देखते हैं। हम देखते हैं कि पुलिस वाला जब उससे पूछताछ कर रहा होता है तो पहले तो ली को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता और वो कहता है कि ये दुनिया इसी तरह बेहतर है, लेकिन बाद में जब पुलिस वाला उससे पूछता है कि क्या तुम सच में यही दुनिया चाहते थे, तुम तो इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते थे, लेकिन क्या अब ये बेहतर है।
इसके बाद ली कुछ सोचने लगता है। पुलिस वाला ली से इस वायरस का इलाज पूछता है। इस पर ली उससे कहता है कि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, इस वायरस को केवल उसके होस्ट को खत्म करके ही मिटाया जा सकता है। इसके बाद वह पुलिस वाला ली को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी पुलिस स्टेशन पर ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है और एक ज़ॉम्बी उस पुलिस वाले पर अटैक भी कर देता है। ली ये सब खड़ा खड़ा देख रहा होता है, इसलिए वो उस पुलिस वाले को बचाने के लिए खुद उन ज़ॉम्बीज के बीच कूद जाता है। यहाँ पर एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। इसके बाद वो पुलिस वाला ली को लेकर वहां से दौड़ने लगता है, लेकिन तभी ली उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें इस वायरस का इलाज ह्यूसन हाई स्कूल की साइंस लैब में बंद पड़े मेरे लैपटॉप में मिलेगा। इसके बाद ली सभी ज़ॉम्बीज को रोक देता है और उस पुलिस ऑफिसर को वहां से भगा देता है। वह पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आता है, लेकिन बाहर भी कई सारे ज़ॉम्बीज थे। वह पुलिस वाला इन ज़ॉम्बीज से बच रहा होता है कि तभी वहां पर उसे एक जूनियर पुलिस ऑफिसर भी दिखता है। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि आसमान में कई सारे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर को देखकर इन लोगों को एक बार फिर ये उम्मीद जगी कि इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगर इन्हें यहाँ से जिंदा बचना है तो इन्हें कैसे भी करके पुलिस को बताना होगा कि ये कहाँ पर है। इसके लिए इन्हें एक फोन की जरूरत थी, लेकिन इन सभी के फोन स्टाफ रूम में थे, इसलिए ये तय करते हैं कि च्योंगसान और सुयुक फोन लेने के लिए स्टाफ रूम में जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छत पर बंद युंजी को उसका दोस्त बताता है कि बुली करने वाले लड़कों ने उसका जो वीडियो बनाया था उसे इन्होंने इंटरनेट पर आज सुबह 9 बजे के लिए शेड्यूल कर रखा है। यह सुनकर युंजी एक बार फिर मरने का मन बना लेती है, लेकिन उसका दोस्त च्योलसुक उसे कहता है कि अगर वह मर भी गई तो भी उसका वीडियो तो पोस्ट हो जाएगा, इसके लिए उसके मरने ना मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर युंजी तय करती है कि वह नीचे स्टाफ रूम में जाकर ग्विन नाम के फोन से वो वीडियो डिलीट करेगी। युंजी च्योलसु को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन च्योलसु युंजी के साथ नहीं जाता। युंजी अकेले ही नीचे जाती है। आगे हम देखते हैं कि च्योंगसान और सुयोग भी विंडो से स्टाफ रूम तक पहुंच चुके हैं और युंजी भी लगभग स्टाफ रूम तक पहुंच गई है, लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया होता है। युंजी की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज रूम से बाहर चले जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर च्योंगसान और सुयोग ऑफिस में आ जाते हैं। यहाँ पर युंजी सभी मोबाइल को तोड़ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर च्योंगसान को युंजी के सामने एक मोबाइल पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उस फोन को उठा लेता है, तभी युंजी की नजर भी उन लोगों पर पड़ जाती है। युंजी उन लोगों पर अटैक कर देती है। आवाज सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज भी उनकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन वे किसी तरह से वहां से बच निकलते हैं। अब यहाँ पर सुयोग तो विंडो के पास चला जाता है, लेकिन च्योंगसान फोन लेकर वापस विंडो की तरफ नहीं जा पाता, इसलिए वह दूसरी तरफ भाग जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओंजो के पापा और बाकी सभी मिलकर ये तय करते हैं कि वे सभी बिल्डिंग की छत पर जाएंगे, जहां से वे हेलीकॉप्टर को सिग्नल देंगे और हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू कर लेगा। इसके बाद ये लोग कुछ अलमारी की मदद से ज़ॉम्बीज का रास्ता ब्लॉक करके किसी तरह बिल्डिंग की छत तक पहुंचते हैं। यहाँ पर ये लोग एक हेलीकॉप्टर को SOS सिग्नल देते हैं, जिसके बाद वह हेलीकॉप्टर इन लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर उतरता है। अगले सीन में हम ग्विनाम को देखते हैं। यहाँ पर ग्विनाम जिस कमरे में बंद होता है वह प्रिंसिपल का कमरा होता है और स्कूल का प्रिंसिपल भी वहीं बंद था। स्कूल प्रिंसिपल अपनी कार की चाबी ग्विनाम को देते हुए कहता है कि जाओ तुम वह कार यहाँ ले आओ और फिर हम दोनों यहाँ से बच निकलेंगे, लेकिन ग्विनाम उसे चाकू की नोक पर लेते हुए कहता है कि ये काम मैं नहीं तुम करोगे। अब यहाँ पर ग्विनाम प्रिंसिपल को धमका ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर च्योंगसान भी ज़ॉम्बीज से बचते बचाते पहुँच जाता है। च्योंगसान उसे प्रिंसिपल को छोड़ने को कहता है और उसे कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसका वीडियो बनाकर पुलिस को भेज देगा, लेकिन गुस्से में आकर वह प्रिंसिपल को मार डालता है और च्योंगसान को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन च्योंगसान किसी तरह वहां से भाग जाता है। रास्ते में भागते भागते इन दोनों का सामना कई ज़ॉम्बीज से होता है, लेकिन ग्विनाम एक एक करके इन सभी ज़ॉम्बीज को चाकू से मार देता है। चौथे एपिसोड के खत्म होते होते हम देखते हैं कि ग्विनाम च्योंगसान को मारने के लिए उसकी तरफ अपना चाकू फेंकता है और वह चाकू च्योंगसान को लग भी जाता है और च्योंगसान नीचे गिर जाता है और इसी के साथ चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड के आखिर में हमें च्योंगसान मरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस पूरी सीरीज में च्योंगसान अंत तक एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे, ये जानेंगे आप इस वीडियो के अगले पार्ट में, जहां हम इस सीरीज के चौथे एपिसोड से आगे के एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए आप यहां पर राइट साइड में क्लिक कर सकते हैं।